गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पाठ 8 क्रिया नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया। बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है, यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है। राम दौड़ता है, यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो इसे हम कहते हैं क्रिया। अब आप देखते हैं कि क्रिया की धातु। तो बच्चों, हर क्रिया में धातु समान रूप से रहता है। जैसे खा, पढ़, देख, रुक, आ आदि, ये सब धातु है। और इसमें ना लग करके, जैसे खाना, पढ़ना, देखना, रोना, ना लग करके समान क्रिया इससे बनता है। अब आइए देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पे और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पे। कितने भेद होते हैं? एक भेद होता है कर्म के आधार पे और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पे। अब आइए देखते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जहाँ पे कर्म नहीं होता जिस वाक्य में, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे वह नहाता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह सोता है, ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका फल, क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ रहा है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जहाँ भी बच्चों क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उससे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और इसकी पहचान करने के लिए हम कहेंगे कि कौन लगा करके हम प्रश्न करेंगे। जैसे कौन हंसता है, तो बच्चा हंसता है या बालक हंसता है, तो यहाँ पे हंसने का कर्ता जो कार्य जो है कर्ता कर रहा है, तो इसलिए यह जो है अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है सकर्मक क्रिया, यानी कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, यहाँ जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ने का क्रिया जो है पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया का फल जो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। वह खाना खाता है, खाने का कार्य भी खाना पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, खाने का कार्य जो है खाना पे पड़ रहा है, इसीलिए इसको जो है ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया भी बच्चों दो भेद उसके होते हैं। एक होता है एकर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एकर्मक यानी कि जिसके इस वाक्य में एक कर्म हो उसे कहते हैं कर्मक। जैसे राधा पढ़ती है, तो यहाँ पे एक कर्मक यानी कि एक क्रिया है, एक क्रिया का एक कर्म है, पढ़ने का कार्य हो रहा है यहाँ पे, यानी कि एक कर्म को उसको कहेंगे। लेकिन जहाँ पे दो कर्म होते हैं उसे कहते हैं द्विकर्मक। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यहाँ हम क्या करके प्रश्न करेंगे, दादी ने क्या सुनाई? कहानी। किसको? बच्चों को। यहाँ पे देखिए दो कर्म है, तो इस तरह से ये इसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यानी कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जिसमें एक कर्म होते हैं और द्विकर्मक जिससे यानी कि जिसमें दो कर्म होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पे, यानी कि प्रयोग या संरचना की बनावट के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जिसमें एक ही क्रिया होती है उसे हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे राधा पढ़ती है, यहाँ पे पढ़ने का एक ही क्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सामान्य क्रिया। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी कि जहाँ पे एक क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया गौण होती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाना खा चुका, यहाँ पे देखिए दो क्रिया है, खा चुका, तो खा यहाँ पर मुख्य क्रिया है और चुका जो है यहाँ पे सहायक क्रिया है। तो इस तरह से ये संयुक्त क्रिया यानी कि दो धातुओं से मिलकर के बना है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बच्चों जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम से बनता है, जो क्रिया बनती है, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, तो इस तरह से इसको हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। चौथा है प्रेरणात्मक क्रिया, यानी कि जब कोई कार्य खुद न करके किसी के द्वारा हम कराया जाता है उसे हम कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। यहाँ पर बच्चों जैसे कि मैं बच्चों से पढ़ने के लिए कहती हूँ, मैं बच्चों को पढ़वाती हूँ, यानी कि मैंने कहा बच्चों आप पढ़ो, तो यहाँ पे इस तरह से प्रेरणात्मक क्रिया ये हो गया कि बच्चे पढ़ें, तो इस तरह से इसको हम कहेंगे प्रेरणात्मक क्रिया।
पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जब एक क्रिया समाप्त होकर के दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है तो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि जैसे खाना खाकर बच्चे खेलने चले गए, तो खाना खाकर यानी कि क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे हर पूर्वकालिक क्रिया में कर्म का प्रयोग होता है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों एक बार उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्रिया यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु, हर क्रिया में समान रूप से धातु निहित होता है, जैसे खा, पढ़, लिख, गम, ये सब धातु तो आप लोग को मालूम ही होगा। उसके बाद क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला होता है कर्म के आधार पे और दूसरा होता है प्रयोग या संरचना के आधार पे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक दूसरा द्विकर्मक होता है। और उसके बाद प्रयोग के संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य क्रिया, इसमें एक क्रिया होती है। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, जहाँ पे 2 धातुओं का प्रयोग करके 2 क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होता है। नाम धातु क्रिया, जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम से जो बात में क्रिया बनती है उसी नाम धातु कहते हैं। प्रेरणार्थक, जहाँ पे किसी को काम प्रेरित करके किसी को काम कराया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया यानी कि जब एक कार्य खत्म करके दूसरे कार्य का प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों आप लोग का यह पुनरावृत्ति समाप्त हुआ। अगर इसमें आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे प्रश्न कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा या फिर किसी फ़ोन के माध्यम से। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।